भागीदारी पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद प्रजापति जी की संस्तुति पर भागीदारी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव की दृष्टि से 5वीं लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं, जिसमें से आज 9 लोकसभा प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी की जा रही है उत्तर प्रदेश में, जिसमें से सबसे पहले क्रम में संघप्रिय गौतम है, जिनको अकबरपुर कानपुर की जो लोकसभा है अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया। राजेंद्र प्रसाद प्रजापति जी को प्रयागराज से घोषित किया गया। रामधारी प्रजापति जी को अंबेडकर नगर से, इरफानुल्लाह को बस्ती से, शिव शंकर प्रजापति जी को गोरखपुर लोकसभा सामान्य निर्वाचन से घोषित किया गया। श्याम बिहारी फौजी जी को कुशीनगर से, योगेश कुमार प्रजापति जी को भदोही से और श्रीमती राधिका पटेल को मिर्जापुर से और वीरेंद्र प्रजापति जी को बिजनौर से, ये 9 लोकसभा प्रत्याशियों की आज 5वीं सूची जारी की है। भागीदारी पार्टी उत्तर प्रदेश में निरंतर लोकसभा प्रत्याशियों की सूची चुनाव के 6 महीने पहले इसलिए जारी की जा रही है। इसके पहले हम लोगों ने जब प्रथम सूची जारी किया था उस समय चुनाव में लगभग कम से कम 1.5 वर्ष का समय था। हमारे प्रत्याशी गांव-गांव जाकर जन चौपाल लगाकर पार्टी की विचारधारा को, पार्टी की नीतियों को मतदाताओं को बताने का काम कर रहे हैं। मतदाताओं की जो समस्या है, जिससे वो पीड़ित हैं, या जो गांव में जाति जुल्म अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को हमारे प्रत्याशी सुनते हैं और उनके निवारण के लिए जितना हो सकता है प्रयास करते हैं। वो चाहे प्रशासन स्तर पर हो, चाहे उस क्षेत्र स्तर पर हो, जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, चक्रोट, उत्पीड़न, तो इन तमाम समस्याओं को सुनते हुए हमारे प्रत्याशी संगठन को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि किसी भी पार्टी की रीढ़ उसके संगठन के कार्यकर्ता होते हैं और कोई भी पार्टी सत्ता में तभी आती है जब उसके कार्यकर्ता जमीन पर कार्य करते हैं। इसलिए भागीदारी पार्टी के एक एक नौजवान सिपाही इस समय संगठन को मजबूत करने पर लगे हुए हैं। हमारे बगल में ही देखिए भाई ज्ञान सिंह प्रजापति जी बैठे हैं। जब पहली सूची जारी की गई थी उसी समय इनके नाम की घोषणा की गई थी। फूलपुर लोकसभा प्रत्याशी हैं और निरंतर पब्लिक के बीच में रहते हैं, निरंतर आए दिन गांव में चौपाल लगाते हैं, लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ते हैं। हमारी पार्टी की नीतियां क्या है, सिद्धांत क्या है, हम किन किन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, हम उसको बताने का कार्य करते हैं। हमारी लड़ाई क्या है, हम क्या चाहते हैं, ये तमाम मुद्दे हम पब्लिक के बीच में लेकर जाते हैं। इस समय लेटेस्ट एक मुद्दा चल रहा है, देखा है आप लोगों ने, महिला आरक्षण बिल। बिल्कुल सही आपने कहा कि सरकार ने महिला आरक्षण बिल ले आई। 33% महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जा रहा है। भागीदारी पार्टी पिछले 10 साल से महिलाओं के आरक्षण को लेकर निरंतर लड़ाई लड़ रही है। हमारी पार्टी जो लड़ाई महिलाओं के हित के लिए लड़ रही है कि भाई यदि महिलाओं की आबादी 50% है, जितनी आबादी पुरुषों की है उतनी ही आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं का आरक्षण भी 50% होना चाहिए, वो भी सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई थी। लेकिन चलो देश से ही सही, लेकिन सरकार ने जो 33% आरक्षण दिया, भागीदारी पार्टी का एक एक सिपाही इस आरक्षण बिल से संतुष्ट इसलिए नहीं है कि यदि महिलाओं की आधी आबादी है तो भाई उनको आरक्षण 50% देने में क्या हर्ज है। और सरकार ने जो आरक्षण दिया तो कह रहे हैं कि भाई जब तक हम परिसीमन नहीं
करा लेंगे तब तक ये आरक्षण लागू नहीं होगा। यानी इसकी कोई समयावधि नहीं है कि 2026 में लागू करेंगे कि 27 में कि 29 में कि 35 में कि 36 में, ये कोई नहीं जानता है। जो हमारी नज़र कहती है, जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं, मोदी जी ये जो हमारी साइलेंट वोट जिसको कहा जाता है महिलाओं की, इस पर डाका डाल रहे हैं। उनकी वोट को लेने के लिए ये एक प्रोपोगंडा बनाया गया है। हम कहते हैं भाई अगर आप लाभ देना चाहते हैं तो इसको तत्काल प्रभाव से लागू कर दीजिए। भाई राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा से पास कराया, राष्ट्रपति के पास जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा, अनुमोदित हो जाएगा। आप इसको जो है तत्काल लागू करिए ताकि उसका फायदा महिलाओं को मिल सके। लेकिन 24 में ये केवल वोट लेने के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल जो पास किया गया है, ये महिलाओं को लुभाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर 33% इन्होंने आरक्षण दिया तो या तो उसकी क्राइटेरिया या बना कर देते कि महिलाओं में जो फॉरवर्ड हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उसकी क्राइटेरिया बनाकर अगर ये लागू करते तो मेरे नज़रिए से बड़ा अच्छा रहता है। 27% ओबीसी का आरक्षण 89 में दिया गया मंडल कमीशन द्वारा। आप उठाकर देख लीजिए, 27% ओबीसी का आरक्षण का फायदा कुछ ही जातियां ले जा रही हैं, कुछ गिनी चुनी जाती हैं। जो बैकवर्ड की जो दबंग जातियां हैं, 3-4 जातियां उसका फायदा ले जा रही है, 6 जातियां। 22.5% SC ST के आरक्षण में 3-4 जातियां उसका फायदा ले जा रही हैं। बाकी जो उपेक्षित जातियां हैं उनको फायदा कहाँ मिल रहा है? वही स्थिति इस बिल में भी लागू होगी। 33% तो आरक्षण दे दिया गया। अगर मान लो भविष्य में कभी लागू किया गया, मोदी सरकार तो लागू नहीं कर रही है अभी ना, अगर भविष्य में कभी लागू किया गया तो इसमें जो दबंग जातियां हैं, वो चाहे फॉरवर्ड की हो चाहे बैकवर्ड की हो, वही इसका फायदा ले जाएंगे। बाकी जो अति पिछड़े, अति दलित हैं, नट, मुसहर, कुंजड़ा, डोम, धैका, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, भर, राजभर, मछुआरा, दर्जी, तेली, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई फायदा मिलेगा। जब 27% ओबीसी के आरक्षण में फायदा नहीं मिल रहा है तो इनको कैसे मिल सकता है? आप बताइए, 27% ओबीसी का आरक्षण दिया गया, आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, आप वहां देखो पिछड़ी जाति के कितने जज हैं। आप यूनिवर्सिटियों में चले जाइए, वहां देखिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर कितने पिछड़ी जाति के हैं। तो क्या हम लोग केवल वोट देने के लिए बने हुए हैं? यानी इसका फायदा पिछड़ी जाति को नहीं मिला। अब देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का हूं। जब आप पिछड़ी जाति के हैं तो पिछड़ी जाति के हिस्से की बात क्यों नहीं करते हैं? कहने को तो कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का हूं, लेकिन पिछड़ी जाति की हिस्सेदारी देने की बात नहीं करते हैं। आप बताइए, भारत सरकार की 90 सेक्रेटरी हैं और 27% आरक्षण को देखा जाए तो उसमें मात्र 3 ही सेक्रेटरी ऐसे हैं जो देश के बजट को पास करते हैं, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा। 90 में से 3 यानी 5% मात्र, और आरक्षण कितना है? 27%। क्या देश के प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा है? खुद कहते हो मैं पिछड़ी जाति का हूं। आप बताओ, अगर ये पिछड़ी जाति के हैं, सामान्य जाति के लोगों को 10% अलग से आरक्षण दिया गया, क्या फॉरवर्ड जातियों ने कभी लड़ाई लड़ा कि हमको अलग से आरक्षण मिलना चाहिए? कहीं आंदोलन हुआ? कहीं आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन उनको 10% अलग से आरक्षण दिया गया, EWS, और उस पर एक बैरियर रखा गया कि 8 लाख रुपया एनुअल यानी सालाना कमाने वाला फॉरवर्ड जाति का व्यक्ति गरीब है। 8 लाख का मतलब कितना हुआ? 8 लाख का मतलब हुआ कि 12×72 यानी 66,000 रुपया जो महीने कमाएगा वो फॉरवर्ड गरीब है। लेकिन जो 35,000 रुपया, 33,000, 30,000, 25,000 रुपया महीना पिछड़ा दलित कमाएगा तो वो अमीर है। अगर आबादी पिछड़ों की 54% है तो 27% आरक्षण को बढ़ाकर 54% क्यों नहीं करते हो? आप पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते हो? आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, देश की जितनी एजेंसियां हैं, जितने संवैधानिक सरकारी सेवाएं हैं,
आप देखिए पिछड़ी जाति की क्या हिस्सेदारी है। आप किसी भी हाई कोर्ट में चले जाइए, किसी भी बेंच में चले जाइए, वहां देखिए पिछड़ी जाति के कितने जज आपको मिलते हैं, इक्का दुक्का मिलते हैं। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी 75 जिले हैं, किसी भी थाने को, किसी भी जिले में किसी भी थाने को उठाकर देख लो आपको पिछड़ी जाति के, हमको लगता है सच्चो गिने चुने कहीं दिखाई देंगे। तो जब उनको 27% ओबीसी के आरक्षण का फायदा सरकार खुद ही नहीं दे रही है, पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग कैसे उम्मीद लगा लें कि जो 33% महिलाओं को ये जो आरक्षण ये देने की बात की गई, जो इन्होंने इसे राज्यसभा लोकसभा से पास किया, क्या और लोगों को मिल पाएगा? ये केवल वोट लेने का एक कार्ड मोदी जी ने खेला है। याद होगा आप लोगों को 2002 में माननीय मुलायम सिंह यादव को जब लगा कि मेरी सरकार लगता है प्रदेश में अब नहीं बनेगी, तो उन्होंने 17 अति पिछड़ी जाति पर कार्ड खेला। उन्होंने कहा 17 अति पिछड़ी जाति को हम 80 में शामिल करेंगे, और वो कार्ड आज तक चलाया आ रहा है, और वो अपने मंसूबे में कामयाब भी हुए। लोगों को लगा कि हम लोग तो 17 अति पिछड़ी जाति 80 में चले जाएंगे तो हमारा भी बेटा बेटी MBBS फ्री में बन जाएगा, सरकारी नौकरियों में हमको लाभ मिलेगा, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में हमको लाभ मिलेगा। लोगों ने वोट दे दिया, मुलायम सिंह यादव की 2003 में सरकार बन गई, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुआ। अब उसी पर जितने भी सामाजिक संगठन हैं सारे लोग उसी पर कार्य कर रहे हैं। हम इसके पक्षधर नहीं हैं, हम इसलिए पक्षधर नहीं है क्योंकि ये एक वोट लेने का प्रोपोगेंडा था। इसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। पहली बात, अगर इसे जैसे लागू करने की किसी की मंशा है, उस समय तो कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और माननीय मुलायम सिंह यादव तो सहयोगी दल के रूप में थे, तो अगर उनको उनकी मंशा साफ थी तो करवा लेना चाहिए था डबल इंजन की सरकार जिसकी हो, लेकिन नहीं किए। चूंकि इसका जो क्राइटेरिया है, पहले तो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति आयोग में एक एप्लीकेशन दीजिए, वहां से आप परमिशन लीजिए। पहले तो वही परमिशन नहीं देंगे। अगर मान लो खुदा न खास्ता उन्होंने दे दिया तो इसको RGI में ले जाकर दाखिल करेंगे, RGI से परमिशन लेना पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगता कि RGI परमिशन दे देगा। चलिए मान लिया कि दे देता है, फिर इसको लोकसभा में ले जाइए, 2/3 बहुमत से पास कराइए, फिर राज्यसभा में ले जाइए, 2/3 बहुमत से पास कराइए, तब ये जब बिल बनकर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पर अनुमोदित कर दे तो ये देश में कानून बन के लागू हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात कि जो 27 अति पिछड़ी जाति का आरक्षण है 27%, उसमें से जो 17 अति पिछड़ी जातियां निकलेंगी तो 27 में उनका क्या परसेंटेज बन रहा है। पहले तो 27 में से उनका परसेंटेज काटिए और उसको 22.5% में जोड़िए, तब तो आप उनको ले जाएंगे। अगर मैं कहूं कि मैं आपके घर में आकर रहना चाहता हूं तो आप अपने घर में मुझे रहने देंगे? भाई किसी के घर में आप जाकर जबरदस्ती रहिए तो कोई रहने देगा? आपको क्या लगता है कि हमारे दलित भाई हैं शांत ऐसे बैठे रहेंगे? वो भी लठ लेके खड़े रहेंगे, आ जाओ देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक राजनीतिक जुमला है, वोट लेने का तरीका है। ये अमित शाह जी ने जो कहा कि भाई हम परसीमन कराने के बाद इसे लागू करेंगे, तो परसीमन कराना था तो ये बिल बहुत पहले आपको पास करा लेते हैं। आप जातिवार जनगणना के पक्षधर नहीं हो, आप जातिवार जनगणना नहीं कराना चाहते हो। 2011 के बाद कोई जाति आंकड़ा नहीं आया। यदि जातिवार जनगणना प्रदेश में हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिहार में जातिवार जनगणना शुरू हुई, आप लोगों ने देखा कि सरकार ने उस पर रोक लगा दिया, क्योंकि इनकी मंशा नहीं साफ है। ये हिस्सेदारी की तो बात करते हैं, पिछड़े दलित की बात करते हैं, लेकिन उनकी हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। ये जुमलेबाजों की पार्टी है। जितने भाजपा के नेता हैं सब जुमला फेंकते हैं, ये बात तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। सब बेईमान नेता हैं भाजपा के। हम तो बड़े नजदीकियों से देखे हैं, इनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। यही देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा कि मैं अच्छे दिन ले आऊंगा। बुरे दिन की बात करते थे, कुछ समय बुरा दिन था। और महंगाई के सवाल को लेकर केंद्र में सरकार बनाया। आप बताओ, जब बुरे दिन की सरकार थी उस समय सरसों का तेल 50 रुपये लीटर मिलता था। अब तो अच्छे दिन आ गए हैं ना, तो जब अच्छे दिन आ गए तो सरसों का तेल
अच्छे दिन में 50 रुपया से बढ़कर 200 रुपया हो गया। जो गैस सिलेंडर था 400 रुपया में बुरे दिन में मिलता था, अब तो अच्छे दिन है ना 1200 रुपया कर दिए। अब लोकसभा चुनाव आ गया तो 200 रुपया कम कर दिए। तो ये जुमलेबाजों की कंपनी है, ये एक फैक्ट्री है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी फैक्ट्री है कि जिसमें जितने भी कीड़े मकोड़े गंदे टाइप के जो लोग हैं, जो तुच्छ मानसिकता के हैं, जो घटिया किस्म के लोग हैं, एक तरफ से डालो तो दूसरी तरफ से क्लीन करो। ये फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी सरकार को चलाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप बताओ सबसे ज्यादा बलात्कारी, अत्याचारी, लतखोर नेता किसी पार्टी में है तो भाजपा में। बताओ सेंगर इतना बड़ा अपराधी, सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया। अभी सदन में देखा है आप लोगों ने, आदिल के ऊपर कितना अभद्र भाषा का टिप्पणी जो है, रमेश क्या नाम है उसका, रमेश हाँ बिशुड़ी ने कितना अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। अगर यही भाषा का प्रयोग कोई विपक्ष किया होता, विपक्षी पार्टी के कोई सांसद किया होता, तब तक में उसकी सदस्यता निरस्त कर दी गई होती, उसके ऊपर कार्रवाई हो गई होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, नड्डा जी, किसी का बयान नहीं है, सरेआम सदन में गुंडई कर रहे हैं। बताइए, लोकतंत्र का मंदिर जहां पर देश को चलाने के लिए कानून बनते हैं, वहीं जगह कानून तोड़ा जा रहा है। मतलब ये लुच्चों, लफंगों, गुंडों की भाषा है। तो भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी हो गई है। अब पिछड़े दलित इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। महिलाएं भी समझ रही हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की एक महिलाएं समझ रही हैं कि इनको किस तरीके से जवाब देना है। और मैं तो भाई देखिए बिल के पक्ष में तो हूं, लेकिन जो सरकार की मंशा है हम उसके पक्ष में नहीं। और हमारी लड़ाई 33% की नहीं है, हमारी लड़ाई 50% की। महिलाओं की संख्या यदि देश में पुरुषों की अनुपात में 50% है तो उनका आरक्षण 50% होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। 2024 का एजेंडा क्या होगा? देखिए 2024 में हमारे जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, जनता के बीच में जो हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति बनाई गई थी, जो 27% ओबीसी के आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा में विभाजित किया गया, 22.5% SC/ST के आरक्षण को दलित, अति दलित, महादलित में विभाजित किया गया, उस रिपोर्ट को सरकार लागू करे, सार्वजनिक न करे, लागू करे। हमारी ये मंशा है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद हो। हम चाहते हैं महिलाओं को 50% आरक्षण मिले, 33% नहीं, 50% आरक्षण मिले। उत्तर प्रदेश में शराब बंद कराया जाए, उत्तर प्रदेश में मतदाता पेंशन लागू किया जाए, उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण कार्ड लागू किया जाए, उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण कार्ड लागू करके जो गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति आते हैं उनको पानी, बिजली, दवाई और कोटे से जो भी खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है, वो सारी चीजें उसे निःशुल्क मिले। प्रदेश में एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू हो, प्राथमिक स्तर से लेकर परास्नातक तक की शिक्षा किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर वह गरीब है तो उसे मुफ्त दिया जाए। ये भागीदारी पार्टी चाहती है। हमारी जो विधवाएं माताएं हैं, बहनें हैं, जो वृद्ध हमारी माताएं हैं, उनकी जो पेंशन है उसका मानदेय महंगाई के अनुसार बढ़ाकर 5,000 रुपया किया जाए। ये भागीदारी पार्टी चाहती है। हमारी जो बहनें आंगनवाड़ी में कार्यरत हैं उनको अस्थायी नियुक्त किया जाए। हमारे जो भाई बहनें, नौजवान साथी जो शिक्षा मित्र में कार्यरत हैं उनको अस्थायी किया जाए। हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन जो है उसे बहाल किया जाए। और एक बड़ी लड़ाई हमारी है कि जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, हमारे पत्रकार साथियों के लिए एक पत्रकार आयोग का गठन किया जाए। सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, हमारे पत्रकारों की मदद करने वाला कोई नहीं है। यदि आयोग गठित कर दिया जाए, किसी भी पत्रकार के साथ कोई भी जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न होता है, कहीं किसी की दुर्घटना हो जाती, कुछ भी हो जाती है, तो कम से कम पत्रकार आयोग से उसके परिवार को भरण पोषण के लिए कुछ न कुछ आर्थिक सहायता उसको दी जाए।
डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी।